तो देखो अगर अपन बात करें हेलो तो लेक्चर में 41 अपन को आज से स्टार्ट करना है। इससे पहले के न्यूमेरिकल्स वगैरह अपन ने कंटिन्यू कर दिए थे। अब देखो आपके बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है देखो, एन इंडक्टर कोइल। न्यूमेरिकल क्या बोलना चाहता है समझो, एन इंडक्टर कोइल कनेक्टेड टू 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से आपका एक इंडक्टिंग कोइल कनेक्टेड है और वो कितना करंट ले रहा है, टैक्स से करंट ऑफ 5 एम्पियर। टैक्स से करंट ऑफ 5 एम्पियर कितना करंट ले रहा है वो आपका ले रहा है बेटा 5 एम्पियर करंट ले रहा है। द कोल डिसिपेट्स 750 वाट। और कितनी पावर डिसिपेट हो रही है कोल से, तो टोटल जो पावर डिसिपेट हो रही है वो पावर डिसिपेट हो रही है कोल से 750 वाट। करंट कितना ले रहा है 5 एम्पियर और पावर कितनी डिसिपेट हो रही है 750 वाट। 750 वाट रिप्रेजेंट कर रहा है रियल पावर, एक्टिव पावर। और कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया पावर फैक्टर कैलकुलेट करिए, रजिस्टर इंडक्टर कैलकुलेट कीजिए एंड रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करिए। बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास सिंगल एक कोइल गिवन है कि ये इंडक्टर कोइल इज गिवन, तो ध्यान रखना इंडक्टर में अगर ऐसे दे कि एक इंडक्टर इज कनेक्ट, a inductor is connect then single inductor and when the inductor coil given हो तो डेफिनेटली इंडक्टर कोइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा और इसका इंडक्टेंस भी होगा। तो आपको यदि कोइल गिवन होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोइल है उसमें रेजिस्टेंस भी होगा और इंडक्टर भी होगा कोइल के केस में। और प्योर इंडक्टर गिवन हो कि प्योर इंडक्टर, देन ओनली इंडक्टर को कंसीडर करना है। और कोइल गिवन है तो दोनों को कंसीडर करना है। तो ये आपको शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है बेटा इंडक्टर कोइल। इंडक्टर ये कोइल है जिसमें रजिस्टर भी होता है और इंडक्टर भी होता है, इतना से ध्यान रखना। अब बात करें अपन इसके अंदर, ये रजिस्टर आर है, ये इंडक्टर एस है। यहाँ पे आपके पास कोई सप्लाई है कितने वोल्ट की है 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से कनेक्टेड है। 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से कनेक्टेड है एंड करंट कितना फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। करंट कितना फ्लो हो गया, यहाँ से करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 5 एम्पियर। जो पावर आ रही है वो कितना आ रही है 750 वोल्ट। और पावर जो डिसिपेट होती है अगर वॉट में, तो हमेशा ध्यान रखना है कि पावर डिसिपेट होती है अक्रॉस द रजिस्टर। पावर डिसिपेट होती है अक्रॉस द रजिस्टर, क्योंकि इंडक्टर कैपेसिटर के अपने डेरिवेशंस किए थे तो पावर जीरो ऑब्टेन हो रहा था। तो देखो इसको अगर अपन सोल्व करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है आपको यहाँ पे बेटा, क्या क्या गिवन है वो देखो। आपको एक तो वोल्टेज गिवन है 250 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, करंट गिवन है 5 एम्पियर एंड रियल पावर गिवन है 750 वॉट। 750 वॉट। फर्स्ट बोल रहा है फाइंड करना है आपको, फर्स्ट आपको फाइंड करना है क्या, पावर फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले पावर फैक्टर की बात करते हैं, पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। जब मैं पावर फैक्टर की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है मतलब कोस फाई कैलकुलेट करना है। और कोस फाई रियल पावर में आती है, मतलब हमें पता है चूंकि रियल पावर जो है वो क्या होता है आपका P। P की वैल्यू क्या होती है, P इक्वल टू VI कोस फाई फॉर्मूला होता है। P की वैल्यू कितनी है 750, V कितना है 250, I कितना है 5 कोस 5। तो यहां से बेटा आपके पास कोस 5 की वैल्यू कितनी ऑब्टेन हो जाएगी, कोस 5 ऑब्टेन हो जाएगा 750 अपॉन 250 मल्टीप्लाई 5। चलो कैलकुलेट करो, पावर फैक्टर बताओ कितना ऑब्टेन होगा। 0.6। मतलब यहाँ से आपके पास पावर फैक्टर कैलकुलेट हो रहा है कोस 5 इक्वल टू 0.6। बट 0.6 तो आंसर आ गया, बट ये देखो कि कौन सा सर्किट है, इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है, इंडक्टिव है।
मतलब 0.6 पावर फैक्टर आ रहा है। कौन सा? लैगिंग पावर फैक्टर, ये ध्यान रखना है। पावर फैक्टर कैसा होगा? लैगिंग होगा। क्यों? ड्यू टू द इंडक्टिव सर्किट पावर फैक्टर जो ऑब्टेन होने वाला है बेटा वो हमारे पास होगा लैगिंग नेचर का। ये क्लियर है? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या पूछ रहा है? सेकंड ये बोल रहा है सर कैलकुलेट कर दीजिए आप रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ कोइल। रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ कोइल। अब सर रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? और कुछ तो गिवन ही नहीं है। वोल्टेज गिवन होता रजिस्टर के अक्रॉस, करंट तो अपन निकाल देते कि वी अपॉन आई कर देते। रजिस्टर तो है ही नहीं, रजिस्टर वोल्टेज के अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज तो है ही नहीं। टोटल वोल्टेज है, टोटल करंट है। तो हम सबसे पहले टोटल इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी ऐसी सर्किट है जिसमें आर हो, एल हो, सी है, सीरीज में या पैरेलल कनेक्टेड है, तो आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? इम्पीडेंस। तो यहाँ पे रजिस्टेंस इंडक्टेंस कैलकुलेट करने से पहले मेरे को रिक्वायर्ड है इम्पीडेंस कैलकुलेट करने की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इम्पीडेंस क्या आएगा भैया। इम्पीडेंस की बात करते हैं। जब मैं यहाँ पे इम्पीडेंस कैलकुलेट करूंगा, इम्पीडेंस होता है जेड इक्वल्स टू वी अपॉन आई, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। अब वोल्टेज कितना है? 750 250 वोल्ट। वोल्टेज कितना है? 250। करंट कितना है? 5। इम्पीडेंस कितना आ जाएगा? 50 ओम आपका नेट इम्पीडेंस ऑब्टेन हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? सर एक बार फिर से बताना। बेटा वोल्टेज गिवन है, यस सर। करंट गिवन है, तो आपके पास जो टोटल आएगा, करंट क्या होता है? वी अपॉन आर, जो अपन ने डीसी में पढ़ा। पर यहाँ पे आर तो नहीं है, यहाँ पे तो इम्पीडेंस आएगा। तो इम्पीडेंस क्या होगा? यस सर। वी अपॉन आई। तो आपने इम्पीडेंस कैलकुलेट किया। अब जैसे इम्पीडेंस कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास, तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? अब आपको कैलकुलेट करना है यहाँ से रजिस्टेंस की वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना है? रजिस्टेंस की वैल्यू। रजिस्टेंस की बात करें, रजिस्टेंस क्या होता है? रजिस्टेंस होता है आपके पास आर। नाउ रजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस होता है जेड कोस फाई। पता है क्या फॉर्मूला? कैसे इंपीडेंस ट्रायंगल बनता है? रियल एक्सिस पे आर बनता है, इमेजिनरी एक्सिस पे एक्स जे एक्सएल बनेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? जेड आएगा। इंपीडेंस ट्रायंगल बनता है ना, ये एंगल कौन सा होगा? फाई होगा। तो आर की वैल्यू क्या होगी? जेड कोस फाई। एक्सएल की वैल्यू क्या होगी? जेड साइन फाई। रिसोल्यूशन कर दिया अपन ने वेक्टर्स का। पता है तरीका रिसोल्यूशन करना? जानते हैं ना? तो जेड आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? जेड कोस फाई। क्लियर है? या फिजिक्स लग गई यहाँ पे? वेक्टर्स की फिजिक्स की मैथमेटिक्स लग गई कि जेड क्या हो, जेड हो गया, फाई एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी? जेड कोस फाई। और एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जेड साइन फाई। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब जेड की वैल्यू पुट करो, कोस फाई की वैल्यू पुट करो, आर आ जाएगा। आर कितना हो गया आपके पास ऑब्टेंड? 50। 30। 30। कोस 5 की मैंने कैलकुलेट कर रखी है वैल्यू 0.6। आर इक्वल्स टू 30 ओम। तो ये तो आ गया आपके पास रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस तो आपके पास ऑब्टेंड हो गया। अब बात करेंगे किसकी? इंडक्टेंस की। इंडक्टेंस पूछा है, रिएक्टिव इंडक्टेंस नहीं पूछा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इंडक्टेंस पूछा है, रिएक्टिव इंडक्टेंस नहीं पूछा है। तो यहां तक क्लियर है? अब देखो अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगेन रेजिस्टेंस तो हो गया। अगेन अब इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करूं, अगेन इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। इंडक्टेंस, रिएक्टिव इंडक्टेंस क्या होता है? एक्सएल। अब एक्सएल की वैल्यू आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप जेड साइन फाई लगा के कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर आपको पता है कि जेड इक्वल टू क्या होता है?
आर प्लस जे एक्सएल। तो जेड स्क्वायर क्या होता है आपका, पता हो तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो आप यहाँ से चाहे एक्सएल की वैल्यू इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये दो पैटर्न है, आप चाहो उस मेथड को यूज में लेकर इम्पीडेंस कैलकुलेट कर सकते हो, और जो आपको तरीका सुटेबल लगे। जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर लो, जेड की वैल्यू 50 है, आर की वैल्यू कितनी है 30 है, इस तरह से कैलकुलेट कर लो। या फिर आप जेड एक्सएल इक्वल टू जेड साइन फाई कैलकुलेट कर लो, एज यू विश, जो भी आपको पैटर्न अच्छा लगे। और बताओ मुझे एक्सएल की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड होगी। तो यहाँ से एक्सएल की वैल्यू आपके पास ऑब्टेंड हो जाएगी 40 ओम। एज यू विश, किसी भी मेथड को लगा के कर सकते हो। कोस फाई आपको पता लग गया, वहां से आप एंगल कैलकुलेट कर लें, वहां से आप एंगल कैलकुलेट कर लें। कोस इनवर्स 0.6 करके आप एंगल निकाल सकते हैं। मान लो अगर आपको जैसे कोस फाई कितना दे रखा है 0.6, तो आप फाई कैलकुलेट करो। फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा आपके पास कोस इनवर्स 0.6। जब फाई की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटर आप सबके पास होना चाहिए, देन यस सर, साइन फाई कैलकुलेट कर लो। 53.13। साइन फाई कैलकुलेट करो, तो यहाँ से जब आप साइन फाई कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 0.8 आ जाएगा। ये वैल्यू पुट करके आप एक्सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो जेड साइन फाई से, जेड साइन फाई से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो आपको बढ़िया सुटेबल पैटर्न लगे, चाहे जेड साइन फाई से करें, या आप चाहें तो आर प्लस जे एक्सएल से इम्पीडेंस का जो मैग्नीट्यूड निकलता है उस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब अगर एक्सेल की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, तो मुझे एक्सेल तो पूछा ही नहीं है, मेरे को बोला क्या है, मुझे बोला है इंडक्टिव इंडक्टेंस की वैल्यू पूछा है। सो इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडक्टेंस बोला है, इंडक्टेंस कैलकुलेट करो। इंडक्टेंस क्या होगा, एल। तो हमें पता है कि एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल। ओमेगा एल मीन्स 2 पाई एफ एल। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी एक्सएल अपॉन 2 पाई एफ। चलो डिवाइड करो, कितना आएगा 40 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 50, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 50। यहाँ से आपके पास इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, जो आपसे पूछा है। किस में आएगी इंडक्टेंस की वैल्यू, हेनरी में। चलो बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। 0.12। 0.127 आ रहा है। यस सर। ये आपके पास आ गया 0.127। इंडक्टेंस की वैल्यू। न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल बोल रहा है कि आपको पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, दैट्स ओके, लैगिंग पावर फैक्टर ऑब्टेंड हो गया। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, यस सर, ओके। नाउ लास्ट वन, रिएक्टिव पावर बोल दिया। अब रिएक्टिव पावर बोल रहा है, तो थर्ड केस हो गया हमारे को कैलकुलेट करना है बेटा रिएक्टिव पावर। थर्ड क्या कैलकुलेट करना है, थर्ड कैलकुलेट करना है रिएक्टिव पावर को। एसी के न्यूमेरिकल जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, और भी मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा बुक्स वगैरह की, कई बच्चों के मैसेज आते हैं। रिएक्टिव पावर क्या होता है, क्यू। रिएक्टिव पावर क्या होता है, क्यू। और क्यू का फॉर्मूला क्या है, वी आई साइन फाई। साइन आपने कैलकुलेट कर रखा है, वी आई आपको पता है, रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है। वोल्टेज कितना गिवन है 250 1000 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई साइन फाई कितना ऑप्टेंड हुआ 0.8। तो यहाँ से रिएक्टिव पावर कितनी आ गई आपके पास, रिएक्टिव पावर आपके पास 1000 1000 1000 क्या वॉट नहीं, वोल्ट रिएक्टिव, VAR। हाँ, ये लो इसका आंसर आ गया। तो बताओ न्यूमेरिकल क्लियर है यस सर। बेटा, जिन्होंने डेरिवेशंस ढंग से करे हैं ना, उनके और न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो गया, यस सर। तो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लो। डन। यस सर। चलो अब देखो एको न्यूमेरिकल, ये देखो आपकी स्क्रीन पे एको न्यूमेरिकल विजिबल है। ये जो न्यूमेरिकल विजी है आपकी स्क्रीन पे, ये क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है,
ये बोल रहा है प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर दे दिया, इंडक्टिव कोयल नहीं बोल रहा है। हाँ प्रियांशी बोलिए बेटा। सर प्लीज वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक और बार स्क्रीनशॉट दीजिए ना। जल्दी करो। डन यस सर। डन। सेकंड पेज। यस सर। चलो दो। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रहा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा है कि प्योर इंडक्टर ऑफ 318 मिली हेनरी, इंडक्टेंस की वैल्यू 318 मिली हेनरी दे दिया है और प्योर इंडक्टर बोल दिया, मतलब इंडक्टिव कोइल नहीं है, प्योर इंडक्टर है। कनेक्टेड टू द सीरीज, कनेक्ट टू द सीरीज विथ ए नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस मतलब प्योर रजिस्टर गिवन है। कितने वोल्ट का, कितने रेजिस्टेंस है, 75 ओम का। क्या रेजिस्टेंस है इसका, इसका रेजिस्टेंस है 75 ओम, 75 ओम का रजिस्टर गिवन है। और क्या बोल रहा है, द सर्किट इज कनेक्ट विद 50 हर्ट्ज सप्लाई। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन हो गई, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी गिवन है। वोल्टेज अक्रॉस 75 ओम रजिस्टर, 75 ओम रजिस्टर से वोल्टेज कितना आ गया, 150 वोल्ट कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे टोटल वोल्टेज गिवन नहीं है, रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस का अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो दे दिया। और क्या बोल दिया, वे सप्लाई वोल्टेज कैलकुलेट कर दीजिए और फेज एंगल कैलकुलेट कर दीजिए। इस टाइप का न्यूमेरिकल है। तब देखो क्या करेंगे। सबसे पहले एक इंडक्टिव कोयल है और एक रजिस्टर है, मतलब मैंने सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम बनाया, एक सिंगल रजिस्टर एंड सिंगल इंडक्टर कनेक्ट कर दिया हमने किसी एसी सप्लाई से, और वोल्टेज V एंड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। सप्लाई वोल्टेज गिवन नहीं है, करंट कितना फ्लो कर रहा है गिवन नहीं है, रजिस्टेंस R है, इंडक्टर L है, और रजिस्टर R के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो गिवन है। क्या क्या गिवन है देखो। सबसे पहली बात, आपको गिवन क्या क्या पैरामीटर है, आपको गिवन है बेटा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इंडक्टेंस गिवन है, इंडक्टेंस है, रिएक्टिव इंडक्टेंस नहीं है, मिली हेनरी 318 मिली हेनरी, मतलब ये हो गया 318 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी। रजिस्टेंस गिवन है, प्योर इंडक्टेंस की वैल्यू, रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है 75 ओम, एंड वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर गिवन है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी गिवन है। जो जो गिवन है वो लिख लिया अपन ने। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर गिवन है VR इक्वल्स टू 150 वोल्ट। अब देखो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर 150 वोल्ट है और VR क्या होगा, V इक्वल्स टू IR। रजिस्टर के केस में तो वोल्टेज क्या होता है VR 150, रजिस्टेंस गिवन है कितना 75 का, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 अपॉन 75, मतलब करंट कितना फ्लो करेगा 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। अब चूंकि एक सीरीज सर्किट है और सीरीज में करंट क्या रहता है सेम रहता है, जितना करंट बेटा आपका रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा उतना ही करंट आपका इंडक्टर से भी फ्लो करेगा ही नहीं करेगा। जितना करंट रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा उतना इंडक्टर से फ्लो करेगा ही नहीं करेगा, करेगा सर करेगा। और हमें पता है कि टोटल वोल्टेज क्या होता है, टोटल वोल्टेज होता है VR प्लस JVL। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होता है √VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। अब हमें रेजिस्टेंस का तो वोल्टेज पता है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, VL कैलकुलेट कर ले तो काम हो जाएगा। अब VL कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट तो आ गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस VL क्या होता है, VL होता है IXL। तो अब मुझे कैसे भी करके वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कैलकुलेट करना है और उसके लिए मुझे कैपेसिटिव रिएक्टेंस पता होना चाहिए। अगेन सर आप J को आयोटा के तरह यूज करते हो ना? बिल्कुल, J को आयोटा की जैसे यूज में लेते हैं। ओके सर।
ऐसा बेटा आपके सराउंडिंग बहुत ज्यादा साउंड है, उसको म्यूट रखो अपना, है ना। हाँ अब सर देखो, मेरा म्यूट ही है। चलो कोई बात नहीं। अगेन रिएक्टिव इंडक्टेंस, अब अपन को रिएक्टिव इंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। क्यों करेंगे रिएक्टिव इंडक्टेंस कैलकुलेट? रिएक्टिव इंडक्टेंस कैलकुलेट करने का रीजन क्या है? क्योंकि मुझे VL चाहिए। VL क्या होता है? IXL। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा IL इक्वल टू I, सॉरी I तो नहीं, ओमेगा L, ओमेगा L। ओमेगा कितना है? 2 पाई F, 2 पाई F इंटू L की वैल्यू पुट कर दो 318 10 टू द पावर -3। चलो बताओ एक्सेल की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो रही है? लगाओ कैलसी चलाओ। हंड्रेड ओम आ रहा है क्या? यस सर। नाउ अगर 100 आ गया, नाउ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर लेते हैं। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, VL कितना हो जाएगा? VL हो जाएगा आपके पास JIXL। VL इक्वल टू J को तो HGT छोड़ देते हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। I का कितना है? 2 मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा? J 200 वोल्ट। आपके पास वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कैलकुलेट हो गया। अब अगर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कैलकुलेट हो गया, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर गिवन है, तो सप्लाई वोल्टेज कैलकुलेट करने में क्या प्रॉब्लम है? बड़ा सिंपल है नहीं है? तो अपन क्या कर सकते हैं? नाउ सप्लाई वोल्टेज कैलकुलेट करना है और फेज एंगल कैलकुलेट करना है। सप्लाई वोल्टेज कैलकुलेट करना है और फेज एंगल कैलकुलेट करना है। तो आ जाओ, नाउ सप्लाई वोल्टेज की बात करते हैं। नाउ सप्लाई वोल्टेज, जब मैं सप्लाई वोल्टेज की बात करूंगा तो V इक्वल टू क्या होता है? VR प्लस JVL, या अपन बोल सकते हैं रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। अब V की वैल्यू कितनी है? VR कितना है? VR की वैल्यू कितनी गिवन थी? 150 और वो 200 हो गया। तो 150 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर का रूट निकालो और बताओ कितना आ रहा है आंसर? $250 वोल्ट आ रहा है क्या? देखो यस सर। चलो, तो सप्लाई वोल्टेज कैलकुलेट अगेन। अब बात कर रहे हैं अब हम पावर एंगल, फेज एंगल की। अगेन अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या? फेज एंगल। फेज एंगल बड़ा सिंपल है। फेज एंगल क्या होता है? tan phi से निकालते हैं। अब बात करें सर कैसे निकलेगा, क्या करना है? तो देखो फेजर डायग्राम से इजीली समझा देता हूँ, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फेजर डायग्राम का रिमाइंड जरूरी नहीं है एग्जाम में फेजर डायग्राम बनाओ। ये हो गया VR, ये हो गया JVL, इन दोनों का रिजल्टेंट की बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपका टोटल वोल्टेज V, ये हो जाएगा फाई। क्या हो जाएगा? फाई। तो अगर हम बात करें कि फेज ये भी क्या होगा? ये भी तो ट्रायंगल ही है, ये भी तो JVL को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पावर फैक्टर अगर हम बात करें फेज एंगल की तो tan क्या होगा? फेज एंगल के लिए फाई इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस। परपेंडिकुलर क्या है? VL। बेस क्या है? VR। चलो कैलकुलेट करो, बताओ क्या आ रही फेज एंगल? फाई इक्वल टू tan इनवर्स VL की वैल्यू 200, VR की वैल्यू 150। एंगल कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से और बताओ क्या आंसर आ रहा है? 53.13 53.130। 53.13 डिग्री। आगे
53.13 क्या? लैगिंग। लैगिंग ध्यान रखना, ये फेज एंगल पूछ ले, पावर फैक्टर पूछ ले, तो आपको लैगिंग लीडिंग लिखना जरूरी है। 53.13 डिग्री लैगिंग है, क्योंकि इंडक्टिव कोयल है, इंडक्टिव कोयल में लैग होता है ना कि लीड होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डन, तो लो स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार। सर हाँ जी, सर वो पहले वाला पेज दिखा। हाँ सर यही वाला। हाँ जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका। हो गया सर। तो नेक्स्ट पेज लो, फिर नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और करते हैं। न्यूमेरिकल बड़े सिंपल है। डन, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा है आपके पास एक सीरीज सर्किट है, ये सीरीज सर्किट consist pure resistor and inductor, consist pure resistor and inductor। एक ठीक है, एंड यहाँ पर आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यूज ना गिवन होंगी, एक्सप्रेशंस गिवन है। वोल्टेज एंड करंट एक्सप्रेशन, वोल्टेज एंड करंट in circuit expressed as voltage and current is expressed as, आपको यहाँ पे अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा हुआ आपको एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। वोल्टेज एंड करंट इज एक्सप्रेस्ड एज, करंट आपको एक्सप्रेस्ड हो रहा है आई टी इक्वल्स टू, करंट का एक्सप्रेशन क्या गिवन है? आई टी इक्वल्स टू 10 sin 314t प्लस 2π/3, एंड जो वोल्टेज है उसका जो एक्सप्रेशन है, वोल्टेज का आपको एक्सप्रेशन दे रखा है 30 sin 314t प्लस 5π/3। ये आपको वोल्टेज और करंट की एक्सप्रेशन दे दी है। क्या बोल रहा है? फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है फर्स्ट impedance of the circuit, impedance of circuit, comma resistance and inductance value, and inductance इंपेडेंस भी कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है और इंडक्टेंस भी कैलकुलेट करना है, और आपको कैलकुलेट करना है बेटा रिएक्टिव पावर, और कैलकुलेट करना है आपको रिएक्टिव पावर को कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं कि किस तरह से सोल्व करना है। वापस देखो, अभी तक अपने जो न्यूमेरिकल्स किए थे इसमें आपको एक्चुअल में मैग्नीट्यूड्स गिवन था, करंट्स का, वोल्टेज का। अब यहाँ पे आपको एक्सप्रेशंस की फॉर्म में गिवन है कौन सा सर्किट? आरएल सर्किट। आरएल है मतलब इंडक्टिव नेचर का है, मतलब लैगिंग पावर फैक्टर होगा, ये आपके माइंड में होना चाहिए। वोल्टेज और करंट के एक्सप्रेशंस गिवन है, वोल्टेज और करंट के एक्सप्रेशंस गिवन है। तो देखो हेयर, अगर अपन बात करें, आपके पास बेटा वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या है? वोल्टेज का एक्सप्रेशन है 30 sin 314t प्लस
5π/3। और करंट का एक्सप्रेशन क्या है? करंट का एक्सप्रेशन है आपके पास 10 sin 3140 प्लस 2π/3। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है इम्पीडेंस। अब देखो इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस होता है यहां से इसको कंपेयर करें तो कंपेयर कैसे करेंगे? Vm साइन ओमेगा टी प्लस φ1, और ये कंपेयर किससे करेंगे? Im साइन ओमेगा टी प्लस φ2 से कंपेयर करेंगे। अब जब मैंने कंपेयर किया तो आपके पास Vm आ जाएगा, Im आ जाएगा, φ1 आ जाएगा, φ2 आ जाएगा। और देखो ज्यादा वैल्यू किसकी है? वोल्टेज की या करंट की? एंगल वोल्टेज का हाई है एज कम्पेयर टू करंट, मतलब करंट लैग कर रहा है। डेफिनेटली करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। तो आप लैगिंग करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। V/I करेंगे तो आपके पास इम्पीडेंस आ जाएगा। इम्पीडेंस क्या कैलकुलेट होगा? टाइम शॉर्ट है, ध्यान रखना है। इम्पीडेंस हो जाएगा आपके पास V/I, मतलब Vm/Im आप इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे। इम्पीडेंस कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है? R इक्वल्स टू Z cos phi। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सएल इक्वल्स टू जेड साइन फाई। जैसे आपके पास बेटा एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी, इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सएल अपॉन ओमेगा, मतलब एक्सएल अपॉन 2πf। अब बात आती है सर यहाँ पे एंगल क्या है? तो एंगल देखो, फेज एंगल क्या होगा आपके पास? एंगल हो जाएगा आपके पास φ1 माइनस φ2। φ1 कितना है? 5π/3 माइनस 2π/3। 5/3 माइनस 2π/3 कितना आएगा? 3π/3, मतलब पाई कितना आपके पास एंगल ऑब्टेन हो जाएगा। और एक चीज और, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 6 है, क्योंकि पाई एंगल में तो सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। ये 6 है। क्या है? 6 है, तो ये π/6 होगा। और जब इसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास फाई की वैल्यू कितनी ऑब्टेन हो जाएगी? 30 डिग्री। इसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और फिर रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगी? Q इक्वल्स टू VI साइन फाई। और रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा आपका? Q इक्वल्स टू VI साइन फाई। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करना है आप लोगों को।